हमें बचपन से सिखाया गया है कि पीएम इज द वन हु रन्स द कंट्री, बट व्हाट इफ मैं कहूं ये सरासर झूठ है तो? असल में हमारा देश पीएम नहीं बल्कि कोई और ही चलाता है। पीएम तो बस सिर्फ एक चेहरा होता है, एक फेस। इस बार के इलेक्शंस के बाद 11 जून को जब पीएम मोदी ने अपने थर्ड टर्म के कैबिनेट पोर्टफोलियो को अनाउंस किया तो उसमें दो बातें थोड़ी सी अनयूजुअल थी। पहली, 10 साल से मिनिस्टर रही स्मृति ईरानी और फॉर्मर आईटी मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी जैसे बड़े बड़े नामों को इस बार के कैबिनेट मिनिस्टर की लिस्ट से ड्रॉप कर दिया गया। लेकिन वहीं पर अश्विनी वैष्णव, हरदीप सिंह पुरी, यहां तक कि इलेक्शन लड़े बिना एस जयशंकर जी को भी कैबिनेट मिनिस्ट्री दे दी गई। आखिर ऐसा क्यों? दूसरी बात, आईपीएस अजीत डोवाल को एनएसए और आईएसपी के मिश्रा को प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू पीएम इन पोजीशंस पर फिर से थर्ड टर्म के लिए प्लेस किया गया। अब जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू पीएम और एनएसए इन पोजीशंस को पीएम का राइट और लेफ्ट हैंड माना जाता है। इतने इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर भी पीएम ने अपने किसी पार्टी के मेंबर को नहीं रखा जो इलेक्शंस लड़के जीत कर आए थे, बल्कि इन्हें अपॉइंट किया गया। आखिर ऐसा क्यों? वेल, बिकॉज इन पांचों के नामों में एक चीज बिल्कुल कॉमन है, ये सारे के सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं। 1971 बांग्लादेश लिबरेशन हो, 1998 का पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट हो, देश में जीएसटी लागू करना हो, या फिर कोविड जैसे बड़े पैंडेमिक के दौरान इतने बड़े देश में वैक्सीन ड्राइव चलाना हो, या हमें किसी भी डिजास्टर से बचाना हो, न जाने कंट्री के कितने बड़े बड़े काम जो आपको मुझे लगता है कि सरकारें करती है, लेकिन असल में इन सब के पीछे होते हैं हमारे अनसंग हीरोज, ब्यूरोक्रेट्स। और इसीलिए आज का हमारा ये वीडियो थोड़ा सा अलग होगा, थोड़ा सा गवर्नेंस और दुनियादारी के प्रैक्टिकलिटी में रूटेड होगा। इस वीडियो के लिए हमने आपके सबसे फेवरेट और इंडिया के यूपीएससी टॉप एजुकेटर्स जैसे सुदर्शन गुज्जर सर, मृणाल पटेल सर और प्रतीक नायक सर के साथ भी बात की है, आपको एक प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव देने के लिए कि देश में एट द एंड काम होता कैसे। हम आपके साथ एक एक ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर करेंगे जिसके बारे में आपको डेफिनेटली नहीं पता होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, क्या आपको पता था कि सिक्किम को इंडिया में किसने और कैसे इंक्लूड किया? पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट के बाद जब इंडिया पर इंटरनेशनल सैंक्शंस लगे तब हमें उससे बाहर किसने निकाला? इंडिया कंडक्टेड 3 अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट इन द पोखरण रेंज। जीएसटी इंडिया में किसने इंप्लीमेंट करवाया? ये सारे ग्राउंड रियलिटी के फैक्ट्स जो ऑडियंस से हमेशा छुपे रह जाते हैं, ये आज के इस वीडियो में हम समझेंगे। अब देखो, हाल ही में हुए 16 जून को यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में 13 लाख एस्पिरेंट्स ने 1056 सीट्स के लिए इंडिया के सबसे टफेस्ट एग्जाम में कंपीट किया। लेकिन इतने सारे लोगों में महज 1056 लोग ही सिलेक्ट होंगे, और उनमें से भी टॉप 300 को ही देश की एलीट ऑल इंडिया सर्विसेज यानी कि आईएएस, आईपीएस और आईएफओएस मिलेगी। मतलब आप देखोगे तो डिस्ट्रिक्ट की सबसे बड़ी पोस्ट होती है डीएम, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की, जो कि एक आईएएस ऑफिसर होता है जिसके अंडर अलग अलग स्टेट मिनिस्ट्रीज के कई सारे ऑफिसर्स काम करते हैं। अब यही हायरार्की अगर एक पूरे स्टेट में भी देखें तो वहां भी सबसे बड़ी पोस्ट चीफ सेक्रेटरी की होती है, जो स्टेट के मिनिस्ट्रीज को लीड करता है, जो अगेन एक आईएएस ऑफिसर ही होता है। अब नेशनल लेवल पर भी अगर देखें तो यही ब्यूरोक्रेट्स ही तो लीड करते हैं, राइट फ्रॉम कैबिनेट मिनिस्टर्स के सेक्रेटरी, जो कि एक मिनिस्टर के लिए किसी पर्टिकुलर स्कीम को प्लान और एग्जीक्यूट करवाते हैं। इवन देश के सारे इंपॉर्टेंट एजेंसीज जैसे ईडी, सीबीआई, आईबी, जो रातों रात गवर्नमेंट्स तक पलट देते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर तक को अकाउंटेबल रखते हैं, इन एजेंसीज के हेड्स भी यही ब्यूरोक्रेट्स ही होते हैं। अरे एजेंसीज तो छोड़ो, पीएम के राइट हैंड, लेफ्ट हैंड कौन होते हैं? मोदी जी के हर एक टर्म में अगर आप पीएमओ के इस लिस्ट को ध्यान से देखोगे तो ये सब वही आईएएस, आईपीएस ऑफिसर्स है जो पीएम के राइट हैंड की तरह काम करते आ रहे हैं। अब इन ब्यूरोक्रेट्स की इंडिया के लिए क्या वैल्यू होती है, इसे आप इस बात से ही समझ सकते हो कि साल 2014 में मोदी गवर्नमेंट पार्लियामेंट में एक ऑर्डिनेंस यानी कि एक नया एक्ट ही ले आई थी ताकि वो नृपेंद्र मिश्रा को पीएमओ में पोजीशन दिला सके। एंड सेम जब 2017 में फॉरेन सेक्रेटरी के पोजीशन से एस जयशंकर जी रिटायर हो गए थे, तब पीएम ने वापस से एक एक्ट पास करके उनकी 1 साल के लिए सर्विस को एक्सटेंड करवा दी। यस, सिर्फ एक ऑफिसर के लिए एक एक्ट पास कर दिया गया ताकि उनकी सर्विस एक्सटेंड हो सके। और फिर जब वो सर्विस एक्सटेंशन भी खत्म हो गया, उसके बाद तो सीधे उन्हें फॉरेन मिनिस्टर ही बना दिया गया। एंड दीज ब्यूरोक्रेट्स आर एक्सट्रीमली वेल पेड एज वेल। हर गवर्नमेंट इनका अच्छे से ध्यान देती है। पहले तो इनकी सैलरीज ही अराउंड 2.5 लाख पर मंथ होती है, जिस सैलरी से भी उनका 1 रुपया भी खर्च नहीं होता, क्योंकि उन्हें लिटरली गवर्नमेंट गाड़ियों का एक पूरा कॉन्वॉय, डिस्ट्रिक्ट के सबसे पॉश एरिया में बंगलो, 24/7 आर्म्ड बॉडीगार्ड्स, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री टेलीफोन, यहां तक कि होम कुक और गार्डनर भी देती है। और प्लस इस पोजीशन से सोसाइटी में उन्हें जो वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिलती है वो अलग बात है।
इतने पर्क्स और प्रिविलेजेस शायद ही किसी प्राइवेट जॉब में मिलते होंगे। और इसके पीछे जो मेन रीजन होता है वो ऑफ कोर्स होता है इनका ब्रिलियंस और इनका काम। तो चलो अब हम यूपीएससी के टॉप सेलिब्रेटेड एजुकेटर्स से ही समझते हैं कि इन ब्यूरोक्रेट्स का क्या रोल होता है हमारी सोसाइटी में। देखिए, मुझे इस ब्यूरोक्रेसी में सबसे ज़्यादा जो चैलेंजिंग टास्क लगता है कि जब डिज़ास्टर्स आते हैं तो उस दौरान कितना ज़्यादा इन लोगों का काम जो है वो सराहनीय हो जाता है। मुझे आज भी याद है, मतलब मैं अक्सर याद करता हूँ कि जो श्री प्रदीप जी हैं उड़ीसा में, दशकों से मतलब आप कह सकते हो कितने साइक्लोन्स के दौरान उन्होंने अपना काफ़ी मतलब योगदान दिया है। एसआर राव जी को हम देखते हैं तो सूरत के दौरान मतलब जो प्लेग में कैसा, मतलब इनके रोल हमेशा सराहनीय रहे हैं। इंदौर जैसे शहर में स्वच्छता को भी देखें तो कितना कंटिन्यू इन्होंने संभाला हुआ है, तो बड़ा योगदान है। मतलब इस पूरी इंडिया की डेमोक्रेसी में इसका ये जो ब्यूरोक्रेसी की बात करें तो बहुत ज़्यादा सराहनीय है। हमारे ब्यूरोक्रेट सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी या इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में एक्सपर्ट्स नहीं होते। आज जो इंडियन इकोनॉमी दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है, इसमें इनका एक काफी बड़ा रोल रहा है। मृणाल पटेल सर जो यूपीएससी अरीना के इकोनॉमी सब्जेक्ट के एजुकेटर है, चलो इसके बारे में उनसे ही सुन लेते हैं। मित्रों, इंडियन इकोनॉमी को शेप देने में एक आईएएस ऑफिसर का काफ़ी महत्व है। चाहे 2 रुपये से लेकर 500 रुपये के करेंसी नोट पे सिग्नेचर करने वाले आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास हो, या गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को इंप्लीमेंट करवाने वाले तत्कालीन फाइनेंस सेक्रेटरी हसमुख अढ़िया साहब हो। एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, एजुकेशन से लेकर सभी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज के टॉप मोस्ट बॉस होते हैं आईएएस ऑफिसर्स। तो इसमें कोई शक नहीं है कि इंडियन इकोनॉमी के अंदर आईएएस का काफ़ी महत्व है। आई नो आप लोग यही सोच रहे होंगे कि इन ब्यूरोक्रेट्स को इतने प्रिविलेजेस क्यों दिए जाते हैं। वेल, आजकल तो प्राइवेट एम्प्लॉयज भी काफी क्वालिफाइड होते हैं और वो भी काफी मेहनत करते हैं। वेल, इसके पीछे 2 मेजर रीजंस हैं। एक कि सिविल सर्विसेज की जॉब काफी ज्यादा हाईली डिमांडिंग होती है। कॉर्पोरेट जैसे इनकी जॉब्स का कोई फिक्स टाइम नहीं होता, ये एक टोटल डेडिकेशन वाला काम है। इनकी जहां पर भी और जब भी जरूरत पड़े उन्हें वहां पर पहुंचना पड़ता है। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन, इन्हीं सिविल सर्वेंट्स का जॉब हमारे पूरे देश की प्रोग्रेस का कोर्स डिसाइड करता है। मतलब पूरे देश का भविष्य इनके कंधों पर एक्चुअली में टिका हुआ है। आज तक इंडिया ने जितने भी रिमार्केबल माइलस्टोन्स हासिल किए हैं, उनके पीछे उस वक्त के पीएम के साथ ब्यूरोक्रेट्स का सबसे मेजर हाथ था। जैसे 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, क्या आपको पता है हम किसके वजह से ये जीते? वेल, मोस्टली लोगों का जवाब यही होगा कि पीएम इंदिरा गांधी जी की वजह से। लेकिन किसी को ये नहीं पता इस पूरे डिसीजन के पीछे एक और बड़ा मास्टरमाइंड था, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी टीएन हक्सार। अब नेशनल सिक्योरिटी का ही मुद्दा ले लो, इसमें तो हमारे देश में अजीत डोवाल ये नाम नेशनल सिक्योरिटी का एक सिनोनिम ही बन गया। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मोदी गवर्नमेंट के ही फेवरेट ब्यूरोक्रेट है, इवन कांग्रेस गवर्नमेंट के भी ये सबसे बड़े प्रॉब्लम सॉल्वर रहे हैं। बेसिकली आजादी के बाद सिक्किम ने एक इंडिपेंडेंट देश रहने का डिसाइड किया था, तब इंडिया ने उसे कुछ नहीं बोला। लेकिन फिर इस छोटे से आजाद देश में सीआईए ने अपने पैर पसारना शुरू कर दिया। और फिर 1959 में जब चाइना ने तिब्बत को इन्वेड कर दिया और दलाई लामा इस रास्ते से इंडिया आए, तब जाकर पहली बार इंडिया को सिक्किम की इंपॉर्टेंस के बारे में पता चला। इसके 3 साल बाद 1962 में चाइना ने इंडिया पर अटैक किया, जिसके बाद भारत ये समझ गया कि सिक्किम इंडिया पर चाइनीज एग्रेशन का गेटवे बन सकता है। बट जब तक नेहरू जी इस पर कुछ एक्शन लेते, उन्हें चाइनीज इन्वेशन का इतना बड़ा झटका लगा कि उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। लेकिन फिर सिचुएशन की गंभीरता को हाँकते हुए सिक्किम को चाइनीज एग्रेशन के गेटवे और सीआईए का हब बनने से रोका अगली पीएम इंदिरा गांधी जी ने। जब पीएम इंदिरा जी पावर में आई तो उन्हें ऐसे इनपुट्स मिले कि सीआईए अब एक फुल फ्लेज्ड प्लान के थ्रू सिक्किम में अपने रूट्स को फैला रहा है, ताकि वो उस समय सोवियत टिल्टेड इंडिया पर नजर रख सके और जरूरत पड़ने पर कोई भी कोवर्ट ऑपरेशन कंडक्ट करे। इसके लिए सीआईए ने चोग्याल मुनाक की शादी एक अमेरिकन लेडी से करवा दी। अब जैसे इंदिरा गांधी को यह पता चला कि चोग्याल मुनाक की शादी एक अमेरिकन लेडी से करवा दी गई है, तो तुरंत इंदिरा गांधी ने रिसेंटली आईबी में डिप्यूट हुए इंडिया के एक यंग आईपीएस ऑफिसर को सिक्किम भेजा। उस यंग ऑफिसर ने वहां पर जाकर लोगों के बीच एक प्रो इंडिया नैरेटिव डेवलप करना शुरू कर दिया। एंड यू वोंट बिलीव, उन्होंने सिर्फ 2 सालों में ही एक ऐसा ऑपरेशन चलाया कि साल 1975 में लोगों ने रेफरेंडम यानी कि वोटिंग में यह मैंडेट दिया कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ भारत के साथ ही जुड़ना है। और सिर्फ यही नहीं, इस मिशन के जरिए लोगों में एक ऐसा नैरेटिव भी शेप हुआ कि लोगों ने खुद ही चोग्याल डायनेस्टी को हमेशा के लिए पावर से उखाड़ फेंका। एंड एज यू मे हैव गेस्ड इट, बाय नाउ इस पूरे ऑपरेशन को लीड करने वाले, इंडिया में सिक्किम को इंटीग्रेट करने वाले ये यंग ऑफिसर और कोई नहीं बल्कि हमारे प्रेजेंट एनएसए अजीत डोवाल जी ही थे। यस, सिर्फ अजीत डोवाल जी के वजह से ही आज सिक्किम इंडिया का एक इंटीग्रल पार्ट है।
और डोवाल जी का इंडिया के लिए ये कोई इकलौता कंट्रीब्यूशन नहीं है। एक्स गुजरात गवर्नमेंट के ऑफिसर और अन अकेडमी के टॉप एजुकेटर प्रतीक नायर सर ने डोवाल जी के कंट्रीब्यूशंस को काफी कॉम्प्रिहेंसिवली और ब्यूटीफुली बताया। एज एन आईपीएस ऑफिसर अजीत डोवाल साहब की करियर की शुरुआत सिक्किम के इंटीग्रेशन से हुई, पर वो तो एक ट्रेलर मात्र था। इसके बाद पाकिस्तान में 7 साल तक अंडरकवर रहना, हरमंदिर साहिब के अंदर पीक मिलिटेंसी के समय पे नेगोशिएशंस करना, साथों के साथों IC-814 कांदाहार में टेररिस्ट के साथ नेगोशिएशन करके भारतीयों को छुड़ाना, और साथों के साथों एक NSA के रूप में उरी और बालाकोट की सर्जिकल स्ट्राइक का प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन उन्हीं का ही एक सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था। और जब ये एयर स्ट्राइक्स हुए थे तब ग्लोबली इसका नेगेटिव इंपैक्ट इंडिया पर ना हो, इसे मैनेज करने का काम भी हमारे अगले टॉप नॉच ब्यूरोक्रेट टर्न फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने ही किया था। एस जयशंकर जी मिनिस्टर कम और डिप्लोमैट ज्यादा है। याद है आपको 1998 के पोखरन न्यूक्लियर टेस्ट के बाद जब यूएस ने इंडिया पर सैंक्शंस लगा दिए थे, तब एस जयशंकर जी ही वो ब्यूरोक्रेट थे जिनके नेगोशिएशन के बाद ही यूएस ने सिर्फ सैंक्शन ही खत्म नहीं किया, बल्कि हमारे साथ एक इंडो यूएस सिविलियन न्यूक्लियर एग्रीमेंट तक साइन किया था। ऐसी ही सेम डिप्लोमैटिक विक्ट्री आज से कुछ ही साल पहले जब आर्टिकल 370 को स्क्रैप किया गया था तब भी हमें देखने मिली थी। उस वक्त ऐसा नैरेटिव बनाया गया था कि गल्फ कंट्रीज अब इंडिया के साथ रिलेशन नहीं रखने वाले, बट जयशंकर जी ने एब्रोगेशन के आफ्टरमैथ को ऐसे हैंडल किया, उन्होंने ऐसे डिप्लोमैटिक रिलेशंस बनाए कि इंडिया पर एक्शन लेना तो दूर, आज वही गल्फ कंट्रीज खुद जम्मू एंड कश्मीर में मेजर इन्वेस्टर्स बन गए और उल्टा हमारे पीएम को इन्हीं कंट्रीज ने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड तक दे दिया। अब अगर बात करें फाइनेंस सेक्रेटरी हसमुख अढ़िया जी की, इनका इंडिया को जीएसटी दिलाने में एक मेजर हाथ रहा है। यस, साल 2017 के पहले इंडिया में कुल मिलाकर 20 से भी ज्यादा टाइप के टैक्सेस हुआ करते थे। कुछ में तो कैस्केडिंग यानी कि डबल बार हमें टैक्स भरना पड़ता था। इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टैक्स सिस्टम को हसमुख जी ने सिर्फ 3 टाइप के टैक्स में अलाइन कर दिया, जिसे आज हम जीएसटी बोलते हैं। CGST जो कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, SGST यानी कि स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, IGST जो कि इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है। एंड दिस प्लानिंग वाज सो इंपैक्टफुल, इतना कि इससे आज गवर्नमेंट की इनकम 8 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 30 लाख करोड़ रुपए हो गई है। और सिर्फ जीएसटी ही नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन जैसे वेलफेयर स्कीम्स जो आज करोड़ों इंडियंस को बेनिफिट कर रहे हैं, ये भी इन्हीं के आइडिया से निकले। विनोद राय जी जैसे ऑफिसर्स ने तो सिस्टम में रहते हुए रूलिंग गवर्नमेंट के खिलाफ एक्शन लिया। The man with impeccable credentials, Vinod Rai, the man who took on the system when he was a part of the system. 2G स्पेक्ट्रम के टाइम पे जब CAG विनोद जी को लगा कि इसमें एक मेजर करप्शन हुआ है, उन्होंने इंक्वायरी की और गिल्टी होने पर इन्होंने तो सिटिंग मिनिस्टर तक को नहीं छोड़ा, उन्हें तक जेल पहुंचा दिया। सो ऑल इन ऑल, इन एग्जाम्पल से हमें बेसिकली क्या समझ में आता है कि इन ब्यूरोक्रेट्स का कॉन्ट्रीब्यूशन भारत के कोई एक फील्ड में नहीं बल्कि हर एक फील्ड में, और फिर इवन चाहे पैंडेमिक जैसे कठिन समय में भी इतने बड़े देश में सक्सेसफुली वैक्सीन ड्राइव रन करवाना ही क्यों ना हो। या फिर इवन न्यूट्रलिटी के साथ इतने मेगा डाइवर्स कंट्री में इलेक्शंस कंडक्ट करवाना हो। Wish you all the luck and a big salute to Indian unsung heroes, our bureaucrats. Jai Hind.